हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 सब्जेक्ट भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर जगत के सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी ही जीवों का आवास स्थल, इस कथन की सत्यता की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर ये है, रहा पहला का। यहाँ से लिखिएगा, सौर जगत के सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी ही जीवों का आवास स्थल है, दूसरे किसी ग्रह पर जीवों का आवास नहीं है। इसके पीछे 4 कारण है। पहला, सूर्य से पृथ्वी की कक्ष की सटीक दूरी, दूसरा जल, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा वातावरण। अगर जरा भी पृथ्वी की कक्ष की दूरी कम होती तो यह जीवों के बर्दाश्त करके बाहर की बात होती, और अधिक दूरी होती, थोड़ा सा भी अधिक, तो ठंडा जीवों के बर्दाश्त के बाहर की बात होती। पृथ्वी पर जल और ऑक्सीजन ना होता तो जीवन असंभव था। वातावरण आपको निश्चित नियंत्रित रखता है। ओके, यहाँ तक लिखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, चित्र समेत दिन रात के छोटे बड़े होने की घटना का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। यहाँ से लिखिएगा दूसरा का। इसमें चित्र बोला गया है बनाने के लिए, तो आप लोग ये ड्राइंग बना लीजिएगा। ठीक है, ये ला ड्राइंग। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। दिन रात के छोटे बड़े होने की घटना के पीछे 3 कारण। पहला, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना, दूसरा पृथ्वी की वार्षिक गति, तीसरा सूर्य का गोलार्ध पर चमकना। ओके, आगे। 23.5 डिग्री झुकी पृथ्वी जब दैनिक गति करते हुए वार्षिक गति को अपने कक्ष से अंजाम देती है, तो इसके फलस्वरूप सूर्य जब पृथ्वी के विषुवत रेखा पर चमकता है तो दिन रात बराबर होते हैं, न छोटा न बड़ा। लेकिन जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, दिन बड़ा और रात छोटी होती जाती है। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर चमकता है तो रात बड़ी और दिन छोटी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे 21 जून की स्थिति। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। 21 जून को पृथ्वी अपने कक्षपथ के स्थान पर आ जाती है जहां उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है। ठीक है, आगे 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। 21 मार्च और 23 सितंबर की सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। इन दोनों दिन पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सब जगह दिन रात समान होता है, अर्थात 12 घंटा का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ओके, आगे 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर को पृथ्वी अपने अक्ष पथ के ऐसे स्थान पर आ जाती है जहां दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, प्रचलित और अप्रचलित शक्ति के बीच अंतर बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा अंतर तीसरा का, प्रचलित शक्ति और अप्रचलित शक्ति। तो पहला है, प्रचलित शक्ति का उपयोग बहुत प्राचीन समय से हो रहा है, और अप्रचलित शक्ति में है, अप्रचलित शक्ति का उपयोग कुछ दशक से हो रहा है। ठीक है, दूसरा, ये अनवीकरणीय संसाधन है, इनका नवीकरण संभव है। तीसरा, इनका भंडार सीमित है जो भविष्य में समाप्त हो सकता है। अप्रचलित में भविष्य में इनके विकास की अपार संभावनाएं हैं। चौथा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत प्रदूषणकारी है, इनके उपयोग में पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलता। पांचवा, कोयला, खनिज तेल इनके उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा आदि इनके उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा अंतर। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथा, साधन संरक्षण के संभव उपाय लिखें। ठीक है,
तो इसका आंसर ये रहा चौथा का। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। संसाधन संरक्षण के संभव उपाय। पहला है बिजली का बचाव, काम न आने पर पंखा, बल्ब, फ्रिज आदि बिजली से चलने वाली यंत्रों को बंद कर देना। ओके। दूसरा, जल का संरक्षण, सभी घरेलू कार्यों के लिए कम से कम जल का इस्तेमाल करना। ठीक है। तीसरा, मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी में अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपाय न करना। ओके। चौथा, भोजन का संरक्षण, उतना ही पकाना जितने की जरूरत हो और बचने पर अन्य जीवों को खिला देना। ठीक है। पांचवा, वन का संरक्षण, कम से कम लकड़ी के सामान का उपयोग करना। ठीक है। तो यहाँ तक लिखिएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स करिए और साथ साथ कमेंट भी करिए। ठीक है। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है। चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के प्रभाव से किस प्रकार वायु प्रभाव तथा समुद्री धाराएं प्रभावित होती है, उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा पार्ट 2 का पहला का। ये ड्राइंग बना लीजिएगा। ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। वायु प्रभाव तथा समुद्री धाराओं पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है। यहाँ से पृथ्वी की घूर्णन यानी कि रोटेशन गति के कारण पृथ्वी के हर गतिशील वस्तु पर एक बल कार्य करता है, इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है। आगे, पृथ्वी की पृथ्वाकार आकृति के कारण यह बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। इसके कारण वायु प्रभाव तथा समुद्री धाराओं की दिशाओं पर प्रभाव पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं एवं धाराएं अपने से दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं तथा धाराएं अपने से बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ तक लिखिएगा। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जीपीएस किन किन कार्यों में उपयोग होता है। ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा। यहाँ से लिखिएगा। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। यह एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिससे धरती पर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है, फिर चाहे कोई ठिकाना हो, मैप हो या फिर खजाना, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक लिखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर परिभ्रमण नहीं करती तो क्या घटित होता। ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा। यहाँ से लिखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर पश्चिम से पूर्व परिभ्रमण या दैनिक गति या घूर्णन नहीं करती या फिर अचानक परिभ्रमण करना रुक जाता तो बड़ा ही रोमांचकारी दृश्य उभर कर सामने आएगा। होगा यह कि पृथ्वी का परिभ्रमण तो रुक जाएगा लेकिन 1100 MPH यानी कि मील्स पर आवर की गति से घूमने वाला वायुमंडल तो घूमता ही रहता और इसके फलस्वरूप पेड़, पर्वत, घर द्वार सब के सब धरती से उखड़ कर वायुमंडल में तैरने लगेंगे और पृथ्वी का जो हिस्सा दिन है वहाँ दिन ही रहेगा और जो रात है वहाँ रात ही रहेगा। जिस समय रुकेगी धरती उसी समय के हिसाब से। ओके। यहाँ तक लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चौथा यानी आखिरी सवाल, वर्तमान समय में गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का उपयोग क्रमशः क्यों बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा। यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। वर्तमान समय में गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का उपयोग क्रमशः बढ़ रहा है। इसके निम्नलिखित कारण है। ठीक है। पहला है परंपरागत ऊर्जा की कमी। परंपरागत ऊर्जा का वर्तमान समय में अधिकाधिक खपत के कारण इसकी सप्लाई में कमी आ गई है। इसके कारण कीमत में उछाल आया है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा काफी किफायती है, इसलिए गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का निर्माण व उपयोग बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा नवीकरणीय और इको फ्रेंडली होता है। इसके प्रति आम लोगों में सरकार सहित जागरूकता बढ़ रही है, इसलिए इसका उपयोग क्रमशः बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया।
अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर दीजिए, साथ साथ कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।